हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मास्टर ग्रंथि। उसको और दो नामों से जानते हैं, नाम है पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तीनों नाम मस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम है जो सभी लोग जानते हैं मास्टर ग्लैंड, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र और उसके अलावा जो हमारे मस्तिष्क में दो ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के में लिंक है, आप जाके उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पीयूष ग्रंथि, दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि और तीसरा नाम, सबसे इंपॉर्टेंट नाम, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पहले तो क्लियर हो जाइए कि दो नाम तो ये समझ में आ रहे हैं कि भाई चलिए कोई कॉमन नेम, ये इसका नाम है, ओरिजिनल नेम है कि पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? सबसे पहले सिचुएशन जानिए, साथ ही साथ मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं इसके बारे में जान जाइए। हमारे मस्तिष्क वाले रीजन में, यहाँ डाउनवर्ड रीजन में, हमारे ईयर के ठीक ऊपर वाले साइड पे पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि उपस्थित होती है। एक लाइन में समझिए मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। मास्टर करता क्या है? क्लास में जब एंटर करता है तो जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको कंट्रोल करके रखता है, अपने तरीके से पढ़ाता है। जो लिखने के लिए कहता है वो लिखते हैं, जो पढ़ने के लिए कहता है पढ़ते हैं। मतलब उनके समस्त कार्यों को नियंत्रित भी करता है और संचालित भी करता है, मतलब कंट्रोल भी करता है और चलाता भी है ना। इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? मास्टर। सेम ऐसे ही इसको भी समझ लीजिए, मास्टर इसे इसीलिए कहते हैं, मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहते हैं क्योंकि शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं नीचे, दो यहाँ ब्रेन में, इसको एक को छोड़कर, हाइपोथैलेमस को छोड़कर, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एंड्रिनल, अग्नाशय, या बहुत ये जितनी सभी कॉमन सेंस वाली ग्रंथियां हैं, इन समस्त ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है और संचालित करने का भी काम करता है। कौन? मास्टर अर्थात पीयूष ग्रंथि। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये समस्त ग्रंथियों के कार्यों को, उसके हार्मोन्स को, उसके कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है ना। इसीलिए क्या कहते हैं बाबू? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दो अन्य नाम हो गए हैं ऑलरेडी। सिचुएशन समझ लीजिए, हमारे मस्तिष्क में एक स्टेफेनॉइड्स बोन होती है। अब मैं आपको ब्रेन की पूरी तरह से वो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर कहीं मिल जा रहा है तो मैंने आपको सामने, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये स्टेफेनॉइड बोन्स के एक गड्ढे में, जिसका नाम है सेला टर्सिका। वंस अगेन बड़ा अजीब सा नाम है, एक बार कॉमन सेंस में समझ लीजिए। स्टेफेनॉइड बोन्स मतलब हड्डी जो है उसका नाम है स्टेफेनॉइड बोन्स। उसी स्टेफेनॉइड बोन्स में एक छोटा सा गड्ढा है और उस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका नामक गड्ढे में यह मटर के दाने के समान, या कह सकते हैं मक्के के दाने के समान, इतनी छोटी सी एक ग्रंथि होती है जिसे नाम दिया जाता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। आप जानते हैं कौन से गड्ढे में? सेला टर्सिका। और कौन सी बोन्स के अंदर वो गड्ढा है? स्टेफेनॉइड बोन्स में। ये हमारे मस्तिष्क वाले रीजन में, इस वाले रीजन में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसका काम भाई मास्टर है तो काम तो भैया विगरस ही होगा, बड़ा ही होगा, है ना। समझिए, यह हमारे समस्त व्यवहार, हमारे लैंगिक लक्षणों, उनमें होने वाले वृद्धि और शारीरिक वृद्धि, हमारे स्वास्थ्य, सभी चीजों के लिए उत्तरदायी होती है, उनको संचालित करती है, नियंत्रित करती है। कौन? मास्टर ग्रंथि। तो समझिए, यह समस्त जीव मतलब मानव में यह व्यवहार, उसके लैंगिक लक्षण, उसकी शारीरिक वृद्धि, उसके स्वास्थ्य को क्या करती है? नियंत्रित भी करती है, संचालित भी करती है। आगे बढ़ते हैं, वजन देख लेते हैं। जब यह सेला टर्सिका नामक गड्ढे में है तो कितने वजन की है? आई होप कि यहां मेंशन किया गया है पहले से कि इसका वजन जो होता है 5 से 6 ग्राम होता है। बाबू फिर से ध्यान दीजिए, 5 से 6 ग्राम के आसपास, और कैसा? मक्के के दाने के समान होती है। बातें क्लियर? 5 से 6 ग्राम मक्के के दाने के समान होती है। एक और स्पेस, अच्छा इसको खत्म कर ले, पीले रंग की होती है। पीले रंग की होती है, 5 से 6 ग्राम की होती है, सेला टर्सिका नामक गड्ढे में होती है। यह गड्ढा स्टेफेनॉइड बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे मस्तिष्क में पड़ा हुआ है।
स्त्रियों में यह थोड़ी बड़ी पाई जाती है, पुरुषों में थोड़ी छोटी। और गर्भावस्था में जब मां गर्भ धारण करती हैं, उस कंडीशन में इसका जो वेट होता है, इसकी साइज जो होती है, ये बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन करना होता है। तो इसका वर्क बढ़ने के साथ साथ अपनी ये साइज और शेप भी क्या करती है, थोड़ी विगरस कर लेती है, बड़ी कर लेती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। मास्टर ग्रंथि यहाँ पे एक सिचुएशन, और यही मटर के दाने के समान, मक्के के दाने के समान येलो कलर की आपको पीयूष ग्रंथि बनाई गई है। सिंपल सा फिगर है, आराम से एक छोटा सा राउंड शेप संरचना घिस देंगे तब भी बन जाता है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक जो होता है अग्रपाली होता है, मतलब अगला भाग होता है। एक होता है बाबू पश्चपाली, पिछला भाग। पाली मतलब उसका पार्ट है ना, और अग्र मतलब आगे और पश्च मतलब पीछे। अग्र पाली अर्थात अगला भाग और पश्चपाली मतलब पिछला भाग, और दोनों के बीच में एक छोटा सा माइनर स्पेस होता है, इसे हम कहते हैं मध्यपाली। और आप जानते हैं मध्यपाली मतलब बीच वाला भाग यार, है ना। अग्र पश्च मध्य, तीनों पालियां, और तीनों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कुछ हार्मोन्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसी की डिटेल्स हमको पढ़ना है और इस मास्टर ग्रंथि को फिनिश्ड कर लेना है। क्लियर। एक है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, शॉर्ट वे में कहते हैं STH, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, और इसी को GH हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। तो आपकी सेंसिबिलिटी में ये बातें बहुत अच्छी तरह से आ गई होंगी कि इसका मतलब है कि जो हमारी मास्टर ग्रंथि है, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जिससे हमारे क्या होते हैं, लेंथ बढ़ती है, हमारी लंबाई बढ़ती है। इसी ग्रोथ हार्मोन से हम क्या होते हैं, लंबे होते हैं। नेक्स्ट है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट है हार्मोन्स ACTH, एंड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। क्लियर रखिएगा, हार्मोन्स का नाम जानना बहुत कंपलसरी है, और आपको नाम याद भी हो जाएगा जब आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे। अरे भाई, किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या डायरेक्ट सब कुछ याद हो जाता है? नहीं याद होता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में जान जाते हैं, अरे भैया वो बहुत बदमाश है, ये गुंडा है, पिस्टल लेके घूमता है, ये करता है वो, तो आप तुरंत जान जाते हैं बहुत अच्छा है, कोई यूनिक वर्क करके आया है, बहुत नाम कमाया है, तो आप एक बार अरे यार वो हैं, उनके बारे में आप जान गए तो उनका नाम भी आपको याद हो गया। अभी आप इसके बारे में जानते नहीं है, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें फटाफट लर्न हो जाएंगी मेरी तरह। वंस अगेन ACTH, एंड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसका नाम है GTH, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स। और गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स में बाबू होता क्या है कि मेल और फीमेल्स के गोनैड्स, मतलब मेल और फीमेल के जेनाइटल अंग के बारे में समझाया जाता है, उसके एक्टिवेशन, उसके डीएक्टिवेशन, उसमें कौन से हार्मोन्स को एक्टिव होता है, इन सब के बारे में ये हार्मोन्स सारे अपने रोल को प्ले करता है। कौन सा? गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स। गोनैड्स का मतलब ही होता है कि मेल और फीमेल्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल्स के जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है। और यहां से गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन से बाबू 2 टाइप से हार्मोन्स बहुत जबरदस्त निकलते हैं। एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं FSH। मैंने कहा कि आपको पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन पक्का है ये याद हो जाएगा। मैं आपको FSH का एक काम बता देता हूं, वंस अगेन रिवाइंड कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है, ये माता के गर्भ में एक से अधिक अंड का निर्माण करने में हेल्प करता है। कौन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। किसके गर्भ में? माता के गर्भ में। अब आप कहेंगे सर अंड क्या मतलब? कि अंड से ही एक नए बेबी का निर्माण होता है। तो कौन सा रोल प्ले करता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी कुछ इसी तरह का काम करता है, इसके बारे में 1 सेकंड डिस्कशन कर लेंगे। और लास्ट है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये समझिए कि ये हमारी त्वचा के अंदर मेलानिन नामक एक वर्णक होता है,
उसके एक्सक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब मेलानिन ही एक ऐसा वर्णक है, एक ऐसा पिगमेंट है जो आपकी स्किन को गोरा और काला बनाता है। और ये कौन से हार्मोन्स की सिक्रीशन से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। आइए वन बाय वन करके सभी चीजों को फिर से समझते हैं डिटेल्स में। पहला हार्मोन्स है STH, अर्थात अब बताइए सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, या इसी को कहते हैं GH अर्थात ग्रोथ हार्मोन्स। बातें क्लियर हो रही हैं? अब आप इसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं भाई कि ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है कि किसी भी बॉडी, किसी भी शरीर की साइज को क्या करता है? बढ़ाता है, उसकी लंबाई को बढ़ाता है। अगर हम मां के गर्भ से जब जन्म लिए तो साइज क्या थी? छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे वो साइज क्या होने लगी? बढ़ने लगी, और आज कंडीशन है कि इतने बड़े हो गए, है ना? वो किसके कारण हुआ बाबू? वो होगा ग्रोथ हार्मोन्स के कारण, और इसी को कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। इससे क्या होता है? लंबाई बढ़ती है। लंबाई, किसी भी एनिमल्स की लंबाई मेंटेन होती है, या कह सकते हैं इंक्रीज होती, बढ़ती रहती है। अब आप समझिए STH अर्थात ये जो हार्मोन्स है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स जो है, यह कोशिकाओं की वृद्धि, सेल डिवीजन, कोशिकाओं में वृद्धि, ऊतक के निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, इसके अलावा सेल डिवीजन के लिए समस्त कोशिकाओं को प्रेरित करता है, फॉर्मेशन का टिश्यू के लिए टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, सेल को मरने से, उसको डैमेज होने से बचाता है। कौन? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूं, एकदम छोटी शब्दों में। भैया ग्रोथ कैसी होगी? जब सेल में विभाजन होगा तभी तो। अरे भाई, सेल पहले एक बेबी के फॉर्म में एकदम छोटे से मां के गर्भ में पलते हैं, लेकिन बार बार उसी के अंदर, उसी सेल के अंदर, ये मां के गर्भ में एक सेल है, अब इसमें लगातार सेल डिवीजन होता है। अरे भैया, इसमें लगातार सेल डिवीजन होगा तो इसकी साइज से क्या होने लगती है? धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो कौन बढ़ा रहा है? GH हार्मोन्स अर्थात ग्रोथ हार्मोन्स। आई होप क्लियर होगा। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन सेल डिवीजन में और टिश्यू के फॉर्मेशन में क्या करता है? रोल प्ले करता है। अगर इसकी कमी हो जाए ना, तो आदमी क्या हो जाता है? बौना हो जाता है, अर्थात उसमें कोई लंबाई नहीं होती। आप बताइए, जब कमी होगी तो आदमी बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब वृद्धि होगी तब एकदम बड़ा सा लंबा चौड़ा भीमकाय, है ना, भूत की तरह एकदम बड़ा सा आदमी हो जाएगा। अर्थात वृद्धि पे क्या होता है कि आदमी एकदम भीम का हो जाता है, और इसी कमी से आदमी बौना हो जाता है। बातें क्लियर है? TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब आप समझिए कि थायराइड ग्रंथि कहां होती है? गले में। थायराइड और पैराथायराइड दोनों हमारे गले में होती हैं, जो करती क्या है? समझिए कि एक शॉर्ट में ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको समझ में आए। थायराइड में अगर कोई इंफेक्शन हो जाता है तो थायराइड में स्वेलिंग आ जाती है, और इस स्वेलिंग को कहते हैं घेंघा रोग। भैया एकदम गर्दन क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? घेंघा रोग। अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है? थायराइड के कार्यों को नियंत्रित करता है। बाबू किसके कार्यों को? तो थायराइड ग्लैंड के कार्यों को नियंत्रित और संचालित करता है। आई होप कि आप क्लियर होंगे कि थायराइड ग्रंथियों के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स करता। क्लियर हो रही है बातें? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एकदम पसीने से पूरी तरह से शर्ट भीग जा रही है। आप बच के रहिएगा, धूप भी बहुत ज्यादा हो रही है तो परेशानियां हो सकती हैं। क्लियर हुआ? अब आप समझिए, ये जो होता है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है, बनाए रखता है, और इसके अलावा ये कोशिकाओं के उपापचय दर को नियंत्रित करता है। क्या करता है बाबू? कोशिकाओं की थायराइड TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायराइड के ग्लैंड के कार्यों को नियंत्रित करता है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करता है, और कोशिकाओं की उपापचय दर को नियंत्रित करता है। अब आते हैं एंड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। फिर से एंड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। अब ये
एड्रेनेलिन नामक जो ग्लैंड है, एड्रेनेलिन नामक अधिवृक्क ग्रंथि जो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसके कार्यों को क्या करता है, यह नियंत्रित करता है। ये कैप नुमा संरचना है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है और यह एड्रेनेलिन ग्रंथि अधिवृत्त ग्रंथि। कौन है? अधिवृत्त ग्रंथि। ये क्या करती है कि ACTH एंड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स इसके समस्त कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है और इसको हमारा हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मैंने आपको वंस अगेन बताया कि मैंने हाइपोथैलेमस पढ़ा दिया है, अगली वीडियो पिछली डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप हाइपोथैलेमस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हार्मोन्स है GTH अर्थात गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स 11 से 13 वर्ष की अवस्था में सिक्रीट होना प्रारंभ करता है और मेल और फीमेल में यौनावस्था, युवा अवस्था को क्या करता है, एक्साइटेड करता है, लाने का काम करता है। इससे संबंधित दो हार्मोन्स हैं जिसका नाम है FSH और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और FS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये मेल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। अरे भाई शुक्राणु जिससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक नए बेबी का फॉर्मेशन होता है अंड के साथ, और फीमेल्स में यह अंडाशय का निर्माण करता है, उसे परिपक्व करने में मदद करता है, और इनो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक बेबी का निर्माण होता है। क्या होता है? बेबी का निर्माण होता है मम्मी के गर्भ में। तो आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हुई होंगी कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स गोनाड्स को एक्टिव करता है, मेल और फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट को, जेनिटल ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। ये खास करके कौन सी अवस्था में? 11 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। युवा अवस्था को क्या करता है, में एंट्री कराता है। एक ह्यूमन बीइंग को, एक फीमेल्स को युवा अवस्था लाने का जो होता है वो कार्य करता है कौन? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। यहां से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड LH हार्मोन्स। ये अंडाशय और शुक्राणुओं के निर्माण में, उसके परिपक्वन में, निषेचन में मदद करते हैं। आई होप कि इतनी चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी। लास्ट है MSH, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब एक बात क्लियर समझ लीजिए, ये हमारे M से मध्य अर्थात हमारे मध्य पाली से सिक्रीट होता है, और ये हमारी त्वचा में मेलानिन नामक एक काले रंग का पदार्थ का उत्सर्जन करता है। जितनी ज्यादा मेलानिन सिक्रीट करता है उतनी ज्यादा त्वचा काली होती है। अर्थात MSH मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मेलानिन नामक एक काले रंग का वर्णक को सिक्रीट करता है, जिससे जितना ज्यादा सिक्रीट होता है वो उतना ज्यादा करिया हो जाता है। कौन सिक्रीट कर रहा है बाबू? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पाली से सिक्रीट होता है। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत अच्छी तरह से आपको कवर किया गया। मैक्सिमम चीजें यहां से सारी चीजें कवर हो जाती हैं। इसके अलावा आपको बहुत विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आई होप कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे मेरे वीडियो को देखने के लिए और अपने नए और पुराने दोस्तों तक शेयर करने के लिए, मेरी साइंस फैमिली को खूब बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। खूब डेवलप करिए, खूब मेहनत करिए, जम के लगे रहिए और बेस्ट नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।